नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है सास ननद और साजिश। शिवानी और शिवानी बहू न जाने कहाँ मर जाती है सुबह सुबह। न चाय मिली है और ना ही एक बार आकर झांका कि सास जिंदा है या मर गई। कमला जी जोर जोर से चिल्लाकर अपनी बहू शिवानी को सुना रही थी। शिवानी कमरे में चाय की ट्रे लेकर आई और बोली, 4 बार झाँक कर गई थी, आप सही सलामत थी और उठ नहीं रही थी, इसीलिए चाय भी नहीं लाई। मैं आपकी इस बात से परेशान आ चुकी हूँ कि रोज आपके सिरहाने चाय रखकर आपको आवाज लगाती जाती हूँ, मम्मी जी चाय ले लो, और आप खराटे भरकर सोती रहती हैं और फिर वह चाय फेंकती हैं और नई चाय बनवाई जाती है। तो अब से आपके तीखे शब्द जब तक मेरे कानों तक नहीं आएंगे, तब तक चाय आपके हाथ में नहीं आएगी। अपनी बात कहकर शिवानी वापस रसोई में चली गई। वहीं लिविंग रूम में सोफे पर बैठा हुआ सागर न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। कमला जी अपने कमरे से झांकती हुई बेटे सागर को देखकर बोली, सुन रहा है तू अपनी बीबी को किस तरीके से मेरे से बात करती है? यह अभी से मुझे चाय देना भी दुखने लगा है इसे। यूँ तो मैं अभी बिस्तर पर नहीं पड़ी हूँ, अगर बिस्तर पर पड़ गई तो यह तो मुझे कभी आकर भी नहीं देखेगी। थोड़ा सा सर्दी खांसी है। सागर चुपचाप अपना पेपर पढ़ता रहा। ना उसने माँ के पक्ष में कुछ कहा और ना ही बीबी के पक्ष में कुछ कहा। बस यही बात सागर की कमला जी को पसंद नहीं थी। वो फिर से कमरे में से बोली, हाँ तू क्यों कुछ बोलेगा? तू उसका नौकर जो बन बैठा है। तू तो इसे पलकों पर बैठा कर रखा है ना। अगर तूने इसे कुछ कह दिया तो यह तुझे रोटी नहीं बना कर देगी, इसी बात का डर है तुझे। सागर ने गुस्से में पेपर बंद किया और बोला, मम्मी क्या चाहती हो? सुबह सुबह घर में महाभारत हो? और फिर रसोई की तरफ देखते हुए शिवानी से बोला, तुमसे शांति से मम्मी को चाय नहीं दी गई? अगर वह चाय मांग रही थी, चुपचाप ले जाकर चाय दे देती। 4 बातें सुनानी उन्हें जरूरी थी? शिवानी ने रसोई में से चिल्लाते हुए कहा, हाँ हाँ, सारी गलती मेरी ही होती है, तुम लोगों की तो कोई गलती ही नहीं होती। मम्मी जी के सिरहाने में रोज चाय रखती हूँ और रोज वो चाय ठंडी हो जाती है, फिर फेंकी जाती है और फिर से दूसरी चाय बनती है। रोज चाय फेंकती हैं। बस मैंने इसीलिए सोचा जब तक मम्मी जी उठकर खुद से चाय नहीं मांगेंगी, मैं चाय बनाकर नहीं दूंगी। और शायद यह सोचना भी गलत हो गया कि मैंने नुकसान होने से बचाया है। अगर बहू एक गिलास ज़्यादा दूध पी ले तो सासू माँ हिसाब लगाने लगती हैं, और यहाँ रोज एक कप चाय की बर्बादी हो रही है तो वह सासू माँ को दिखाई नहीं देता और मैं किचन में खटूं अलग से। सागर ने पेपर सोफे पर पटका और बोला, मुझे तो इस घर में रहना ही नहीं पसंद है, इससे अच्छा मैं सैर पर चला जाता। खैर मैं तो जा रहा हूँ ऑफिस, और तुम दोनों सास बहू एक दूसरे की चोटियां पकड़ कर लड़ती रहो। फिर सागर अपना तौलिया उठाकर नहाने चला गया। शिवानी ने आवाज लगाकर कहा, मम्मी जी आप चाय पी लीजिए, फिर गरम गरम नाश्ता कर लेना, नहीं तो फिर कहोगी ठंडा नाश्ता दिया, मेरे दांतों से चपता नहीं। कमला जी अपने कमरे में से चिल्लाकर बोली, हाँ हाँ, तेरा ही तो ऑर्डर सुनूंगी मैं, जैसे तू नहीं कहेगी तो मैं चाय पीऊंगी ही नहीं। शिवानी ने इस बार कोई जवाब नहीं दिया, रसोई में चुपचाप काम करती रही। सागर नाश्ता करके चला गया। कमला जी ने छत पर जाते हुए बोली, मुझे नाश्ता छत पर ही देना। असल में उनकी बेटी पायल का फोन आ रहा था। वह नहीं चाहती थी कि बहू को इसकी भनक भी लगे, इसीलिए कमरे में रुकने की बजाय चुपचाप सीढ़ियां चढ़ती हुई छत पर चली गई। हेलो माँ, मैं अभी मायके आ रही हूँ थोड़ी देर में। देवरानी ननद सास सब गांव से आई हैं। मैंने सबको इनवाइट मायके ही कर दिया। भाभी से कह देना देवरानी के लिए छोले भटूरे बनवा देना। ननद तो बड़ी चटोरी है, उसके लिए गरम गरम पकौड़े और साथ में पुदीने की तीखी चटनी जरूर होनी चाहिए। देवर जरा नक चढ़ा है, इसीलिए उसके लिए पनीर और मलाई कोफ्ता ही बनवाना। और दामाद जी, अरे उनका स्वाद तो तुम जानती ही हो, एक भी चीज में कमी हुई तो नाक कटने में देर नहीं लगेगी। मुझसे तो इस ठंड में रजाई छोड़ना तक मुश्किल है, काम धाम क्या करूंगी। हाँ, सबको सर्व कर दूंगी।
अब गांव से आ रहे हैं तो मना भी नहीं कर सकती। आखिर दामाद की इज्जत जो दाव पर है। अरे बेटी, बहू को ये कैसे बताऊंगी कि तू काम से बचने के बहाने यहाँ सारा फौज लेकर आ रही है। माँ कुछ करो। ठीक है, सोचने दे मुझे। मैं अपनी तबीयत का बहाना बना दूंगी। बहू से कह दूंगी मेरी तबीयत बहुत खराब है और तू मुझे देखने आ रही है। बस, फिर क्या है। रसोई भी उसकी, मेहनत भी उसकी और मेहमानों की खातिरदारी भी उसी की। फोन रखा ही था कि तभी शिवानी छत पर पहुंच गई। उसने 2 पराठे गरम-गरम बनाए और ले जाकर सास को दे दिए। थोड़ी देर बाद जब शिवानी छत पर गई तो उसने देखा एक पराठा बचा हुआ है। उसने पूछा, मम्मी जी, आपने पराठे क्यों नहीं खाए? कमला जी बोले, अरे बहू, मुझसे खाना नहीं खाया जा रहा है। मेरी तबीयत सही नहीं लग रही है। थोड़ा जी घबरा रहा है और 2 पराठे एक साथ मुझे तूने थाली में रख कर दे दिए। मैं क्या कोई गाय भैंस हूँ जिसके सामने तूने एक साथ खाना डाल दिया? एक-एक करके नहीं दे सकती थी? बूढ़ी हो रही हूँ, बहू सेवा नहीं करेगी तो फिर कौन करेगा भला, बताओ? शिवानी ने अपनी सास की तरफ घूरते हुए देखा और प्लेट उठाते हुए बोली, तो आप भी तो नीचे बैठकर खा सकती थी ना, बाद में धूप में आकर बैठ जाती। अरे बहू, सुबह से तू कितना बड़बड़ कर रही है। एक तो मेरी तबीयत सही नहीं है, ऊपर से तू सुनाए जा रही है। अच्छा सुन बहू, अभी अभी मेरी बेटी दामाद का फोन आया है, मुझे देखने आ रहे हैं। जब वो मायके के लिए निकल रही थी तो गांव से उसके परिवार वाले आ गए, तो अभी मुझे देखने आ रहे हैं। अब हम मुंह खोल कर सामने से मना भी तो नहीं कर सकती थी ना, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। शिवानी ने हैरानी से कहा, मम्मी जी, बस हल्की सी सर्दी खांसी तो है, ठंड में सबको हो जाती है। कौन सा आपका हाथ पैर टूटा है या बीपी या लकवा मारा है या दौरा पड़ा है? सही सलामत है। मुझे भी एक खांसी होती है, मेरी मम्मी को भी है, तो क्या मैं भी मायके भाग जाऊं? भली चंगी दिख रही हैं, पेट भरकर खाना खा रही हैं। कमला जी तिलमिला उठी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अपनी हालत मैं ही जानती हूँ, समझी? फिर नाटक करते हुए धीरे से बोली, कल रात बहुत बुखार में पड़ी थी तो आप हमें आवाज लगाती मम्मी जी, मैं दवाई दे देती। दवाई लाती कि तो खुशी खुशी मुझे जहर की गोली खिला देती। तू तो यही चाहती है ना कि ये बुढ़िया जल्दी मर जाए और तेरा पीछा छूटे, आजादी से जी सके। पर मेरी बेटी कितना तड़प रही है मुझे एक झलक देखने के लिए। अब ज्यादा बहाने मत बना, जा मेरी बेटी और उसके ससुराल वालों के लिए लजीज लजीज खाना बना, अच्छे अच्छे पकवानों का इंतजाम कर। और हाँ, उसके देवर देवरानी सास ननद की पसंद के हिसाब से अलग अलग बनाना, मेरी नाक मत कटा देना। हाँ हाँ मम्मी जी, मुझे सब याद है। 15 दिन पहले ही तो दीदी अपने ससुराल की टीम को लेकर आई थी। बस तू तैयारी करके रखना। शिवानी तमतमाते हुए बड़बड़ाने लगी, अरे ठीक आई नहीं कि बेटी के घर ढोल बज गया और उधर से महारानी पालकी में बैठकर चली आती। खाने की थाली सस्ती है, पलंग मिलता है, मगर हाथ बटाने का नाम तक नहीं। जब देखो तब ससुराल की पूरी पलटन लेकर ऐसे उतर पड़ती है मानो यहाँ मुफ्त का लंगर लगा हो। शिवानी ने बाजार से जरूरत का सारा सामान मंगवा लिया। आलू उबालकर एक तरफ सलीके से सजा दिए, पकौड़े के मसाले में हाथ जमाया, पुदीने की चटनी पिसते हुए मन ही मन गुनगुनाती रही। फिर आस्तीनें चढ़ाकर मलाई कोफ्ते की तैयारी में जुट गई, जैसे रसोई नहीं कोई परीक्षा देने बैठी हो। थोड़ी देर में कमला जी भी सीढ़ियां उतरती हुई नीचे आ पहुंची। कदम रखते उन्होंने बीमारी का ढोंग करना शुरू कर दिया। सिर पर पट्टी बांधने लगी, जैसे अभी गिर पड़ेंगी। शिवानी ने सब्जी काटने को दी तो कराते बोली, हाय रे, आज तो सिर इतना भारी है कि हाथ भी साथ नहीं दे रहा है। एक काम कर, जरा मेरी पट्टी कसकर बांध दे। यूं ही उस पर से बीमार दिखने की पूरी नौटंकी शुरू हो चुकी थी। शिवानी सब्जी लेकर किचन में वापस चली गई। कमला जी बाहर ही कुर्सी ढालकर बैठ गई, अपनी बेटी और दामाद का इंतजार करने लगी। दोपहर 1 बजे कमला जी की बेटी पायल और दामाद घर पर आए। उन दोनों को तो देखते ही जैसे कमला जी की मुस्कान ही खिल गए हो। वो खुशी से फूले ही नहीं समा रही थी। वो बाहर से ही अंदर आवाज लगाते हुए आई, शिवानी, ओ शिवानी,
देख मेरी बेटी, दामाद और सास ननद सब आ गए। चल जल्दी से पानी लेकर आ। कमला जी अपनी बेटी और ससुराल वालों को हॉल में बैठा दिया। और कहिए शमदन जी, कैसी है आपकी तबीयत? पायल की सास ने कहा। ठीक है बहन जी, अब तो इस उम्र में यह सब लगा ही रहता है। हाँ, हम तो आज शाम को घर ही जा रहे थे कि पायल हमें यहाँ ले आई। शिवानी पानी का ग्लास लेकर सीधे हॉल में पहुंची और वहाँ कही जा रही हर बात उसके कानों में पड़ गई कि दीदी जानबूझकर पलटन लेकर यहाँ चली आई ताकि रसोई की जिम्मेदारी से बची रहे। उसने बिना कोई प्रतिक्रिया दिए चुपचाप पानी रखा, फिर सबसे पहले सबके चरण स्पर्श किए। पायल की सास ने सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। इसके बाद शिवानी ने सबको उनकी पसंद का भोजन परोसा। छोले भटूरे खाते हुए दामाद करण ने कहा, वाह भाभी वाह, क्या छोले भटूरे बनाए हैं, मन करता है आपके हाथ ही चूम लूं। शिवानी पहले तो इतने लोगों के सामने झेप गई, फिर हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, यही बात क्या आप किसी हलवाई से भी कहते हैं जब उसके हाथ का कुछ बना हुआ अच्छा लगता है? जीजा जी, कहते हुए वह किचन में चली गई। देवर हो या पायल के साथ सभी उसके हाथों के स्वाद की दिल खोलकर तारीफें करने लगे। वही तारीफ सुनते सुनते पायल भीतर ही भीतर जल भूनकर रह गई। भोजन समाप्त होते ही पायल के साथ देवर देवरानी और ननद गांव लौटने की तैयारी में जुट गए। ठंड का मौसम था और रास्ता भी लगभग 4 घंटे का था, इसीलिए देर किए बिना सब ने जल्दी ही विदा लेना ही बेहतर समझा। विदाई के समय पायल के साथ ने चुपके से शिवानी के हाथ में 1,000 रुपए थमा दिए। वही नोट पायल की आंखों में ऐसे खटक गए कि उसकी नजर वहीं अटक कर रह गई। मन ही मन उसने ठान लिया, चाहे जैसे भी हो यह रकम उसने वसूल करके ही दम लेगी। पायल के साथ चली गई, पर पायल और उसका पति करण वहीं 2-4 दिन के लिए रुक गए। शिवानी किचन समेटने में जुट गई। पायल वहां आई और बोली, वाह भाभी, आपका शॉल तो बहुत अच्छा लग रहा है। शिवानी ने बस बदले में मुस्कुराहट दी, क्योंकि उसे पता था अगर अभी मैंने कुछ बोला तो तुरंत कह देंगी, यह वाला मुझे दे दो, अपने लिए दूसरा ले लेना। लेकिन कमला जी कहाँ चुप रहने वालों में से थी। वो बोली, हाँ, यह कश्मीर से लाई थी ना, अपनी पहली एनिवर्सरी पर, तब लेकर आई थी। अगर तुझे पसंद है तो तू ले ले। फिर उन्होंने शिवानी की तरफ देखते हुए कहा, बहू दे देना ननद को अपनी शॉल, इसे अच्छा लग रहा है। तू तो फिर जाएगी, फिर ले लेना। शिवानी ने अपनी सास पर तंज कसते हुए कहा, हाँ, क्योंकि कश्मीर तो मेरे बगल में ही है ना, मैं जब भी चाहूँ वहाँ जाकर कुछ भी ला सकती हूँ। वो अपने कमरे में गई, शॉल चेंज करके बाहर आई और अपनी ननद को देते ही बोली, दीदी यह रहा कश्मीरी शॉल। पायल ने भी वो शॉल खुशी खुशी अपने पास रख लिया। ये हुई ना बात, मन ही मन बुदाई, 1,000 रुपए के बदले 5,000 की शॉल मिल गई। करण ने मुस्कुराते हुए शिवानी की तरफ देखकर बोला, भाभी क्या बात है, लगता है आजकल आपने व्यायाम करना बंद कर रखा है, तभी तो देखो आपका पेट कितना बढ़ गया है। कहीं आप ओवरवेट न हो जाना, आप तो पतली दुबली ही सुंदर लगती हो। शिवानी को करण की बातें और नजरें बहुत अजीब लगी। वो काफी देर से नोटिस कर रही थी कि उनका दिमाग टीवी पर न होकर उसकी तरफ है, इसीलिए वो सास के कमरे में ज्यादा देर तक नहीं रुकी, वहां से चली गई। शाम के 5 बज गए। शिवानी चाय नाश्ता लेकर सासू माँ के कमरे में आई। उसकी चाय की ट्रे रखते ही पायल बोली, भाभी यह क्या सुन रही हूँ मैं, मम्मी ने सुबह केवल एक पराठा ही खाया। आप मेरी माँ का अच्छे से ध्यान नहीं रखती हो, खुद तो खाकर मोटी होती जा रही हो, और मेरी मम्मी को देखो कितनी सूख गई हैं। मम्मी का रंग भी सांवला पड़ गया है। शिवानी ने सास की तरफ देखते हुए कहा, दीदी मम्मी सुबह 8 बजे ही छत पर जाकर बैठ गई और बोली, मुझे नाश्ता यहीं दे दो। अब एक एक पराठा लेकर जाना तो पॉसिबल नहीं था, इसीलिए मैंने 2 पराठे एक साथ बनाकर दिए थे। मम्मी जी ना उसमें से एक ही पराठा खाया कि ठंडा हो गया है, मुझे चपता नहीं है। और फिर अपना सारा काम खत्म कर कर 10:30-11 बजे मैंने फिर मम्मी जी के लिए फल काट कर ले गई। एक तो ऊपर नीचे करने में मेरे पैर दुखने लगते हैं, फिर मम्मी जी
11-12 बजे नीचे आई और आते ही मैंने मम्मी जी को गाजर और चुकंदर का जूस बनाकर भी दिया। इससे ज़्यादा और क्या ध्यान रखूं? अभी तो दोपहर को आपकी सास के साथ 2 थाली खाना खाया, तो अब कितना खाएंगी? ए बहू सुन, नज़र मत लगाना। वैसे भी आजकल तबीयत सही नहीं रहती। ज़रूर तू मुझे नज़र लगाती है। और जो आपको अपनी मम्मी का रंग सांवला लग रहा है ना दीदी, दरअसल वो टैनिंग है। सारा दिन दोपहर में बैठकर पड़ोसियों से पंचायती करती रहती हैं। पायल ने अपने हाथ से चुप रहने का इशारा करते हुए शिवानी से कहा, बस भाभी, आप अपनी सफाई मत दो। मुझे भी पता है क्या होता है यहाँ। तभी करण बीच में बोल पड़ा, अरे पायल क्या है, क्यों भाभी को सुना रही हो? इतनी अच्छी भाभी है तुम्हारी। उसने उठकर जैसे ही शिवानी के कंधे पर हाथ रखा, वैसे ही शिवानी ने अपने कंधे से हल्का सा करण को धक्का देकर बोली, आप प्लीज अपने हद में रहिए। मुझे ऐसे टच करके बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए आप मेरे से दूर रहकर बात करिए। शिवानी का यह रवैया देखकर पायल उसकी तरफ गुस्से से आंख निकालते बोली, यह क्या तरीका है मेरे पति से बात करने का? एक तो वह आपकी तरफ से बोल रहे हैं, आपकी तारीफ कर रहे हैं, ऊपर से आप उन पर इल्जाम लगा रहे हो। शिवानी अपनी ननद के ऊपर गुस्सा करते बोली, पहली बात दीदी, मैं कोई किसी पर इल्जाम नहीं लगा रही हूँ। और दूसरी बात, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कोई मुझे टच करके बात करे। बस मैंने इतना ही कहा है। फिर शिवानी कमरे से निकलकर सीधे रसोई की तरफ चली गई। उसके जाते ही कमला जी सर पर हाथ रखते हुए बोली, देखा तूने, देखा, हमेशा ऐसे ही करती है। अपनी बात कहकर कमरे से निकल जाती है, दूसरों की तो सुनती ही नहीं है। करण भी आग में घी डालते हुए बोला, हाँ मुझे लगता है उनके घर पर ऐसा ही होता होगा। बड़ों को कुछ भी कहकर निकल जाओ। मम्मी, मेरा बस चले तो मैं इन्हें घर से ही निकाल दूँ। आप ही इन्हें बर्दाश्त करती हैं। मैं तो तंग आ गई 2 दिन में। पायल बोली, हाँ मम्मी, मैं तो अगर अपनी ननद के साथ ऐसा कर दूँ ना, मेरी ननद तो पता नहीं क्या करे मेरे साथ। जो मेरी ननद कहती है वही करती हूँ। करण जी सामने खड़े हैं, यही बता देंगे कि मैं कैसे एक पैर पर खड़ी रहती हूँ जब इनकी बहनें आती हैं। और मुंह बनाते ही बोले, एक मेरी भाभी है, कोई संस्कार नहीं है, बड़ों से कैसे बात किया जाता है। खैर, रात हुई, सागर ऑफिस से आया और सब रात का खाना खाने एक साथ बैठे तो पायल बोली, भैया आपकी बीवी पता है मेरे पति पर इल्जाम लगा रही थी कि वो इन्हें गलत तरीके से छूते हैं। शिवानी ने अपनी ननद की तरफ देखा और बोली, दीदी फालतू में आग लगाने की कोशिश मत करिए, मैंने ऐसा नहीं कहा था। जीजाजी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा था तो मैंने कहा था कि मुझे टच करके बातें करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सागर ने शिवानी की तरफ देखा और बोला, क्या हुआ अगर उन्होंने तुम्हारे कंधे पर हाथ रख दिया? हाथ ही तो रखा था ना, कुछ किया तो नहीं था। शिवानी ने सागर की तरफ देखा और बोली, जब मैंने कहा मुझे किसी का टच करके बात करना पसंद नहीं है तो इसका मतलब बनता है कि मुझे एक उंगली लगाना भी पसंद नहीं है। फिर शिवानी गुस्से में रसोई में जाकर बर्तन पटक पटक कर काम करने लगी। सब घर में समझ गए थे कि शिवानी को इस बात पर बहुत गुस्सा आया है। खाना खाकर सब अपने अपने कमरे में चले गए, लेकिन सागर को अपने दोस्त से मिलने अचानक से अस्पताल जाना पड़ गया। इधर शिवानी को तो इस बात की टेंशन हो गई, फालतू में उसको बुरा बनाया जा रहा है, जबकि उसका कहने का मतलब वह था ही नहीं। सारा काम खत्म कर वह हॉल में सोफे पर बैठी थी, तभी वहां पर करण आया और उसके हाथ में जलती हुई सिगरेट थी। सिगरेट का धुआं शिवानी की तरफ छोड़ते ही बोला, क्या बात है भाभी जी, यहाँ कैसे बैठी हो? साले साहब बाहर गए हैं, अकेला फील कर रही हैं। कोई बात नहीं, मैं आपका अकेलापन दूर कर देता हूँ। शिवानी ने करण की तरफ देखा और बोली, पहली बात तो आप सिगरेट पी रहे हैं, इसलिए आप मेरे से दूर से बात करिए। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं कोई अकेलापन नहीं फील कर रही हूँ। मैं अपनी मर्जी से यहाँ बैठी हूँ, काम करके थक गई हूँ, इसलिए थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठ गई हूँ और उनका इंतजार कर रही हूँ। अरे भाई, मेरा इंतजार कर लीजिए। करण शिवानी के पास बैठते हुए उसका हाथ पकड़कर
कुछ बोलने ही वाला था कि शिवानी ने झटके से उससे अपना हाथ छुड़ाया और उठकर खड़ी हो गई और बोली, मैंने आपसे दिन में ही कहा था मुझे टच करके बातें करना बिल्कुल पसंद नहीं है और आपने फिर वही किया, बार बार आप वही कर रहे हैं। करण ने कहा, अब मैं आपको चाहे कंधे से टच करूं या हाथ से, कोई भी आपकी बात का यकीन नहीं करेगा, तो फालतू में चिल्लम चिल्ली तो बंद ही कर दो। शिवानी ने करण की तरफ घूर कर देखा और बोली, आप क्या मुझे कमजोर समझते हैं कि आपकी इन बातों से मैं डर जाऊंगी? करण ने शिवानी के थोड़ा करीब जाकर उसके मुंह पर सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए कहा, और तुम मेरा बिगाड़ भी क्या सकती हो? तुम कुछ भी बोलो, तुम्हारा पति और मेरी पत्नी दोनों ही तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। शिवानी ने अपने कमरे की तरफ जाते हुए कहा, मेरा पति बाहर गया है, आप अपनी पत्नी के पास जाओ। करण भागकर शिवानी के सामने गया और उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोला, अरे ऐसे नाराज क्यों हो रही हो भाभी? शिवानी ने करण के पैर पर मारा और उससे दूर होते हुए बोली, चिल्ला कर बोली, खबरदार अगर इसके बाद मुझे हाथ लगाने की भी कोशिश की। लेकिन करण को कहाँ हार मंजूर थी। वो धीरे धीरे शिवानी की तरफ कदम बढ़ा रहा था। शिवानी धीरे धीरे करके पीछे हो रही थी। शिवानी जोर जोर से चिल्लाने लगी, मम्मी जी, कमला जी को आवाज लगाई, पायल को भी आवाज लगाई, लेकिन किसी ने भी उसकी आवाज नहीं सुनी। वह रसोई के बहुत ज्यादा करीब थी, तो इसीलिए वो भाग कर रसोई में गई और चाकू उठाते हुए बोली, अगर एक कदम और मेरी तरफ बढ़ाया तो या तो मैं खुद को मार डालूंगी या तुम्हें मार दूंगी। तभी सागर घर आ गया और दरवाजा खटखटाया, तो शिवानी भाग कर गई और दरवाजा खोल दिया और रोते हुए सागर की गले लग गई। सागर ने शिवानी को देखा। शिवानी बहुत घबराई हुई थी। उसके माथे पर पसीने थे, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, बाल बिखरे हुए थे, उसके हाथ में चाकू था। यह देखते ही सागर घबरा गया। वो बोला, शिवानी यह सब क्या है? फिर उसका ध्यान रसोई में दूसरी तरफ खड़े हुए करण पर गया और वह करण की तरफ देखते ही बोला, जीजा जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं रात को? करण हक लाते हुए कहा, बोला, कुछ नहीं साले साहब, मैं तो बस पानी लेने आया था तो देखा भाभी यहाँ पर चाकू लिए हुए खड़ी हैं। मैंने बस पूछा ही था क्या हुआ, तो यह मुझे ही चाकू दिखाने लगी। इन्हें तो पसंद ही नहीं है कि हम यहाँ आए, मेहमान नवाजी करवाएं। शिवानी चिल्लाकर बोली, झूठ, यह आदमी झूठ बोल रहा है। यह मुझे इधर उधर टच करने की कोशिश कर रहा था। मैं अपने कमरे में जाने लगी तो इसने मेरा रास्ता रोक लिया। सागर ने शक की नजरों से करण की तरफ देखा। तब तक कमला जी और पायल भी आ चुके थे। पायल शिवानी पर चिल्लाकर बोली, तुम झूठ बोलना बंद करो भाभी, मैं देख रही हूँ। जब मैं भी यहाँ आती हूँ आप मेरे पति को अजीब सी नजरों से देख रही होती हैं। इतनी रात आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको अपने कमरे में होना चाहिए। भैया नहीं है तो इधर उधर मुंह मारेंगी। करण ने पायल की तरफ देखा और बोला, मैं भी तो यही कह रहा हूँ। शिवानी ने पास में रखा हुआ बाल्टी उठाकर करण के ऊपर देख मारा और बोली, चुप, एकदम चुप। अब एक शब्द और मुंह से निकाला तो अच्छा नहीं होगा। जब भी तुम घर में आते हो जानबूझकर मुझे इधर उधर से हाथ लगाते हो। अगर मैं पानी का ग्लास हाथ में देती हूँ तो जानबूझकर मेरे पीछे हाथ उंगलियों को टच करते हो। अगर मैं झुक कर कुछ रखूं तो आपकी नजरें गलत होती हैं। और फिर उसने पायल की तरफ देखकर कहा, इतना भी पति भक्त होना अच्छी बात नहीं होती है जो आपको अपने पति की नजरें और गलतियां ही न दिखे। सागर ने जाकर शिवानी को पकड़ा और उसे गले लगाते बोला, तुम चिंता मत करो पायल, तो मैं समझा दूंगा, मैं हूं ना। शिवानी रोने लगी और बोली, सच में सागर, मैं कुछ गलत नहीं कह रही हूँ, विश्वास करिए। सागर ने शिवानी को कमरे में ले जाकर सुला दिया। सुबह शिवानी देर से उठी। उठकर वह बाहर गई तो सास की कमरे से आवाज आ रही थी। उसने चाय बनाई और जैसे ही सास के कमरे के बाहर तक गई तो उसने सुना कि पायल कह रही थी, अरे मैंने तुमसे ऐसा थोड़ी ना कहा था करने के लिए। हाँ, हम भाभी को घर से निकालना चाहते हैं, इससे कि
भैया की शादी आपकी मौसी की बेटी से हो जाए, लेकिन इसका मतलब यह थोड़े ना है कि हम खुद को ही फंसा दें। अगर इन्होंने आपके ऊपर ज़रा-सी भी किसी भी चीज़ का केस कर दिया ना, या थाने में जाकर खड़ी हो गई, या कहा आपने इन पर गलत नज़र डाली, गलत तरीके से हाथ डाला, तो बताओ, आप तो सारी ज़िंदगी जेल के पीस में चक्की ही पीसते रहोगे। करण ने हँसते हुए कहा, अरे! मुझे तो सही लगा जो वही मैंने किया। इतना इसमें सोचने वाली क्या बात है? अब यह सब सुनते ही शिवानी के तो होश उड़ गए। वह सीधे कमरे में गई, मोबाइल उठाया और सारी बातें रिकॉर्ड कर लिया। चाय की ट्रे एक तरफ रखते ही उसने करण का कॉलर पकड़ा और सीधे घसीटते हुए आंगन में लाकर सागर को आवाज़ लगाकर बाहर बुलाया। सागर आंगन में आया तो शिवानी ने उसे सारी वॉइस रिकॉर्डिंग सुना दिया और रोते हुए अपनी सास की तरफ देखकर बोली, मम्मी जी, आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई मेरे खिलाफ यह सब साजिश रचते हुए? सागर ने कड़वे लहजे में कहा, जीजा जी, चाहूँ तो इसी वक्त पुलिस को बुलाकर सबको सलाखों के पीछे भिजवा सकता हूँ, लेकिन इस साजिश में मेरी माँ भी शामिल है, तो बदनामी मेरे ही परिवार की होगी। लोग यही कहेंगे कैसा घटिया जीजा है और कैसी बदचलन बहन है। इससे पहले कि मेरा आपा काबू से बाहर हो जाए और हाथ उठ जाए, आप दोनों अभी के अभी इसी पल इस घर से चले जाइए और कभी दोबारा इस घर में कदम मत रखिएगा। कमला जी तिलमिला उठी, क्या बकवास कर रहा है तू? वो मेरी बेटी है, तेरा ही भला चाहती है वो, मेरी बेटी कहीं नहीं जाएगी। तो ठीक है माँ, आपको आपकी बेटी और दामाद मुबारक हो। मैं ऐसे घर में नहीं रह सकता जहाँ मेरी बीवी सुरक्षित ना हो। फिर उसने पलटकर शिवानी की ओर देखा, शिवानी, एक पल भी देर मत करो, कपड़े पैक करो, हम अभी के अभी निकल रहे हैं। कुछ समय बाद बेटी और दामाद भी अपने घर चले गए। अब कमला जी खुद ही बुने हुए जाल में उलझ चुकी थी। कभी रिश्तों से भरा रहने वाला घर आज सन्नाटे की गिरफ्त में था। हर त्योहार सूना लगता। उन्होंने कई बार बेटे से बात करने की पूरी कोशिश की, पर हर बार सन्नाटा ही हाथ लगा। न बहू ने फोन उठाया, न बेटे ने। काफी दिनों बाद कमला जी हिम्मत जुटाकर बेटे के फ्लैट पहुंची। आंखों में आंसू थे, हाथ जोड़े हुए थी, शायद आज बेटा देख ले, शायद बहू का दिल पिघल जाए। लेकिन गेट पर खड़े वॉचमैन ने ठंडे स्वर में कहा, मैडम जी, यहाँ सागर सर अपनी पत्नी के साथ रहते हैं, वो अनाथ है, न उनकी माँ जिंदा है न पिताजी। उन्होंने यही कहा है, इसलिए आप जाइए। ये शब्द कमला जी के सीने में किसी हथौड़े की तरह लगे। वहीं खड़ी खड़ी वह फूट फूट कर रो पड़ी। कुछ देर बाद वह लड़खड़ाते कदमों से उसी घर की ओर लौट आई। शायद अब उन्हें समझ आ गया था कि जिन्होंने सास बनकर जुल्म किया, उनसे अब किसी की कोई रिश्ता निभाने की जरूरत नहीं थी। तो दोस्तों, यही होता है उस घर का अंजाम जहाँ साजिशें रिश्तों से बड़ी हो जाए। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी, कमेंट कर कर ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग ARK वॉइस।